हेलो डियर स्टूडेंट। चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि बुक में गिवन एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होती है वो ये हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्टिव के स्टेटमेंट में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अ करंट कैरिंग वायर इन विच करंट फ्लो इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड ईस्ट। समझना है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ को मैंने एल से डिनोट किया, और इस कंडक्टर जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है और इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ईस्ट की तरफ इसको डिफ्लेक्ट करता है। इस कंडक्टर को ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन फाइंड करना है। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट अप होगा यानी आउटवर्ड द सरफेस ऑफ दिस पेज, यानी आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, या साउथ की तरफ होगा, या ईस्ट की तरफ। अब समझना है डियर स्टूडेंट, जब किसी कंडक्टर से करंट मूव करता है और वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो, तो इसके लिए हम जो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स या इस कंडक्टर में जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम जो लॉ यूज़ करते हैं फिज़िक्स की, उसको हम कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो एफ बी आई यानी मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर के ऊपर लगने वाला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और आई के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट, अब समझना है एफ बी आई यानी हमारे लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो होगा एफ, जो ये फिंगर है रिंग फिंगर ये होगा, या फोर फिंगर जो है ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डिटर्मिनेशन के लिए, और मिडल फिंगर जो होगी लेफ्ट हैंड की वो हमें करंट के बारे में बताएगी। तो डियर स्टूडेंट, समझना है ये आ गया एफ, ये आया बी और ये आया आई, यानी ये होगा मैग्नेटिक फोर्स, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और ये होगा आई। यहाँ हमें फोर्स के बारे में तो बताया है कि फोर्स ईस्ट की तरफ है, आई जो है वो साउथ टू वर्ड्स नॉर्थ करंट मूव कर रहा है। अब ये फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, समझना है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये समझना है डियर स्टूडेंट, इस तरह ये आ गया करंट जो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। मिडल फिंगर हमें आई के बारे में बता रही है, जो थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता रही है कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये वाला फिंगर जो है ये फिंगर जो है ये देखें। अब अगर हाथ को हम इस तरह रखें कि ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक कंडक्टर की करंट, हमने शो किया इस डायरेक्शन में फोर्स, तो आई ने आउटवर्ड हमें क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस ऑब्जेक्टिव का करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेट अप यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कंडक्टर जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है वो आउटवर्ड है, और डियर स्टूडेंट आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी इस सरफेस से आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेट अप यानी आउटवर्ड टू द सरफेस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, यानी बी जो है वो आउटवर्ड है, यानी आउटवर्ड होगी हमारे पास आउटवर्ड टू द सरफेस, आउटवर्ड टू द सरफेस बी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। विच डिराइव यूनिट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेस्ला की यूनिट जो है वो टेस्ला है, और 1 टेस्ला हमारे पास इक्वल है 10⁻⁶ गॉस
गास्बी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए। तो पूछ रहे हैं कि 1 टेस्ला किस चीज़ के इक्वल है। तो हमें पता है कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड में वो इक्वल होता है एफ इक्वल्स टू आई एल बी। अब यहाँ से बी को डिटरमाइन करना है, एफ अपनी जगह पे और आई एल डिवाइड में आ जाएगा। तो एफ फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, और आई जो है वो करंट है एम्पियर, और एल जो है वो कंडक्टर की लेंथ है। तो लेंथ को हम मीटर में डिनोट करते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है, क्योंकि ये और ये सेम आ गए, तो सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये टेस्ला की बराबर है, और टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस द हेनरी इज इक्वलेंट टू डैश। म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन के लिए हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं हेनरी। तो इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी है, और 1 हेनरी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। तो हमें पता है ई एम एफ इक्वल्स टू एम, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई डेल आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो अब समझना है, यहाँ से हमें m डिटरमाइन करना है। तो m हमारे पास आया ई एम एफ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आ गया डेल आई। तो अब समझना है डियर स्टूडेंट, ई एम एफ वोल्टेज और डेल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी सेकंड, यानी वोल्टेज सेकंड डिवाइडेड बाई एम्पियर जो है ये 1 हेनरी के इक्वल है। तो वोल्टेज सेकंड डिवाइडेड बाई एम्पियर, तो ये करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि वोल्टेज सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पियर ये हमारे पास हेनरी के इक्वल है, और इसको हमने प्रूफ किया इस फार्मूले से। फर्दर एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट, व्हेन द स्पीड at which a magnet is moved through a coil is increased, the induced voltage is dash। अब समझना है, ये हमारे पास एक कॉइल है और इसकी तरफ हम एक बार मैग्नेट को मूव करते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम जो मैग्नेट है, जो कॉइल की तरफ हम मूव करते हैं, अगर इस स्पीड को इंक्रीज करें तो यहाँ प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज या ईएमएफ क्या होगा, रिमेन सेम होगा, डिक्रीज होगा, गोज टू ज़ीरो, यानी इस इंडक्शन की वजह से कोई करंट इधर प्रोड्यूस नहीं होगा या इंक्रीज होगा। तो हमें पता है कि ईएमएफ इक्वल्स टू बी एल वी, यानी जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उस कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ जो है वो कंडक्टर की मूवमेंट, यानी अगर कंडक्टर किसी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ये जितनी स्पीड के साथ मूव करेगा इतना इस कंडक्टर में इंडक्शन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्ट रिलेशन है कंडक्टर की वेलोसिटी के साथ। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्पीड के साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज हो, कंडक्टर हो, वो जितनी स्पीड से मूव करेगा इतनी ज़्यादा वो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीजेस, यानी इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस स्पीड से मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज से रिलेटेड, स्लिप रिंग आर द पार्ट ऑफ डैश, यानी स्लिप रिंग हम किस वो डिवाइसेस में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स में। तो हमें पता है स्लिप रिंग जो है ये हमें एसी करंट प्रोवाइड करता है, यानी वो करंट जो अपने डायरेक्शन को वक्त के साथ चेंज करता है। स्लिप रिंग एक कंप्लीट रिंग होती है और ये एसी जनरेटर में लगी होती है, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस करते हैं तो कॉइल को मुकम्मल रोटेट करने के लिए हम जो रिंग इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग हम यूज़ करते हैं फॉर द एसी जनरेशन। स्प्लिट रिंग जो है, स्प्लिट रिंग ये हम डीसी में, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट चाहिए होती है करंट की। तो डीसी मोटर में हम जो हाफ रिंग इस्तेमाल करते हैं इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग यूज़ होता है और डीसी जनरेटर में हमारे पास स्प्लिट रिंग यूज होता है। अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर डैश,
ट्रांसफार्मर जो है वो किस चीज़ के इस्तेमाल होता है। अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर डैश बोथ डीसी एंड एसी। ये डायरेक्ट करंट और एसी करंट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ एसी करंट वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ डीसी के लिए या फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें पता है ट्रांसफार्मर वर्क करता है किस चीज़ के ऊपर, मैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना के ऊपर काम करता है और इसके लिए एसी करंट का होना लाजमी है। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर जो है वो हम किस चीज़ के लिए कौन से करंट पे यूज़ करते हैं, एसी वोल्टेज के लिए। यानी ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द एसी करंट, नॉट ऑन डीसी करंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव और लिखा हुआ है। अगर इस ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ भी यूज़ करें, अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर डैश। ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, तो हमें पता है ट्रांसफार्मर हम करंट और वोल्टेज के इंक्रीज डिक्रीज के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अ सर्टेन ट्रांसफार्मर हैज़ अ प्राइमरी वाइंडिंग with 500 turns and secondary winding with 250 turns, the turns ratio is dash। कहते हैं कि अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल की नंबर जो हो वो 500 टर्न्स हो और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स 250 टर्न्स हो, तो आप नंबर्स ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इन दोनों की रेशो डिटरमाइन करें। तो हमें पता है कि सेकेंडरी नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ये इक्वल्स होते हैं 250 डिवाइडेड बाय 5000 करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इफ द टर्न रेशो इज 5 द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज बाय डैश। अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी 5 वोल्ट हो, तो बताएं कि सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज के लिए रिलेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर इन दोनों की रेशो 5 की इक्वल है, तो हमें ये भी पता है नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी इक्वल्स टू वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी। जब हम इन दोनों की रेशो की जगह 5 पुट करेंगे तो एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इक्वल्स टू 5 है, तो एन पी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब इसको इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे वी एच डिवाइडेड बाई वी पी,